हाँ भाई बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मौर्य वंश। ठीक है, कल अपनों ने देख लिया था किस हिसाब से सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, फिर झेलम का युद्ध हुआ था। उसी को आगे बढ़ाते हुए किस हिसाब से घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मगध जनपद पर कौन से वंश की नींव रखी? मौर्य वंश की। तो अब अपन बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, मौर्य वंश, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे भाइयों? तो उत्तर क्या रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कल अपनों ने स्टोरी देख ली थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो अब देखो बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध जनपद की राजधानी या फिर मौर्य वंश की राजधानी किसको बनाया भैया? पाटलिपुत्र को। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध जनपद पर मौर्य वंश की जो राजधानी है वो किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। दूसरा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान सेनापति कौन था बच्चों? प्रधान सेनापति कहो या उनका चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे या चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उत्तर क्या रहेगा? चाणक्य। प्रधान सेनापति भी कौन थे? चाणक्य। देखो बच्चों, चाणक्य जिन्हें अपन कूटनीति के कारण कौटिल्य भी कहा जाता है, और इनका बचपन का नाम क्या था चाणक्य का? विष्णुगुप्त। क्या था बच्चों? विष्णुगुप्त। ये इनके क्या था? बचपन का नाम था भैया। किनका? चाणक्य का। और चाणक्य के द्वारा एक कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना चाणक्य के द्वारा की गई बच्चों। और अर्थशास्त्र पुस्तक कैसी पुस्तक है बच्चों? यह एक राजनीतिक पुस्तक है। यह कोई अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक बुक नहीं है। ये क्या है भैया? ये कैसी राजनीतिक पुस्तक है, ध्यान रख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाए, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। आप कहोगे सर ये मैकियावेली कौन थे? ये थे इटली के, ठीक है ना, ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक बच्चों? द प्रिंस और आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है ना, आर्ट ऑफ वॉर और द प्रिंस की रचना किसके द्वारा की गई थी? मैकियावेली के द्वारा। और भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। और चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भैया। और या फिर अपन आप कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधान सेनापति किसे बनाया? चाणक्य को बनाया भैया। ये चीज है। अब देखो भैया, चाणक्य का सपना क्या था? अखंड भारत का निर्माण करना। और अपने गुरु के सपने को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य विशाल सेना लेकर निकल पड़ा भैया, अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए। देखो भैया, चाणक्य जी क्या कहते थे? उन्होंने कहते थे कि भैया अपना जो भारत है, भारतवर्ष है, कोई विदेशी शक्ति भारत की तरफ निगाह ही नहीं कर पाए, आक्रमण करने की तो दूर की बात है भैया। क्योंकि भारत देश हमारी माँ है भैया, का हमारी माँ की तरफ कोई विदेशी आक्रमणकारी के नजर ही नहीं उठा पाए। इसलिए क्या करो कि सारे जनपदों को एक कर मतलब सभी जनपदों का राजा एक होना चाहिए, तभी भैया ऐसा हो पाएगा। मेरा भारत विदेशी शक्तियों से बचा रहेगा। और अखंड भारत का निर्माण करने मतलब सपना किसने देखा था? चाणक्य ने। पूरा कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने कहा था मैं अपने गुरु का सपना पूरा करने के लिए काम करूंगा भैया। बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर निकल पड़ा भैया। ऐसा तो है नहीं दूसरे जनपद जाएंगे वो कहते हाँ भाई हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, लड़ाई तो होनी है। ठीक है, दूसरे जनपदों को जीतने लगा भैया। कौन भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। इधर देखो भैया, बात करते सिकंदर की तो मृत्यु हो चुकी थी। सिकंदर की मृत्यु होने के बाद में सिकंदर का सपना क्या था? विश्व विजेता बनना। और सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है, अब देखो बच्चों, बेबीलोन में मृत्यु होने के बाद में सेल्यूकस निकटर को पता चला कि यार सिकंदर जी तो चले गए, लेकिन अब उनका सपना पूरा करना है। अब इधर देखा तो मौर्य घनानंद को किसने मार दिया? सर चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। और अपने मौर्य वंश की नींव रखी कब भैया? 322 BC में। ठीक है ना, 322 BC से लेकर 185 BC तक ये है भैया मौर्य वंश। तो अब भैया सेल्यूकस निकटर ने सोचा चंद्रगुप्त मौर्य मेरे ऊपर तो आक्रमण करेगा ही ये, इससे बढ़िया कि पहले मैं ही आक्रमण कर दूं। तो फिर होता है भैया सेल्यूकस निकटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य लड़ाई। और ये युद्ध कब हुआ? 305 BC के अंदर।
कहते हैं कि आपको पता अफगानिस्तान के ऊपर राज था किसका? सेल्यूकस निकटर का। ठीक है, अब लड़ाई होती है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकटर के मध्य। देखो भैया, इधर चंद्रगुप्त मौर्य किस पर सवार होकर जाते हैं? हाथी के ऊपर है, ठीक है ना। और उधर सेल्यूकस निकटर की सेना ने कभी हाथी देखे ही नहीं कि हाथी क्या होते हैं। और इतना बड़ा विशालकाय वाला शरीर, जो हाथी का शरीर तो होता है इतना बड़ा, उस शरीर वाले इस जीव को देखकर सेना वैसे ही भाग गई कि उसको, ठीक है ना। घोड़े थे, घोड़ों ने ऐसा कोई जीव ही नहीं देखा था पहले। तो घोड़ा भी नॉर्मल भाषा में बात करें तो घोड़ा बिद गया, ठीक है। तो अब क्या है कि आपस के अंदर वो लड़ाई, मतलब लड़ ही नहीं पा रहे थे, क्या करें, तलवार कैसे चलाएं। और इधर प्रतापी शासक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने जबरदस्त तरीके से भी एक दिन भी युद्ध नहीं चल पाया। और सेल्यूकस निकटर ने सोचा यार मेरी इतनी बड़ी विशाल सेना और चंद्रगुप्त मौर्य के सामने टक्कर ही नहीं दे पाई। और कहते हुए फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकाट मचा दी थी भी अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। और किसको पकड़ लिया गया? सेल्यूकस निकटर को। और सेल्यूकस निकटर ने क्या किया भैया? हाथ फैला दिए, भीख मांग ली प्राणों की। और बाद में क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको माफ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, मित्रता का हाथ बढ़ाया तो स्वीकार करते हैं, हम भी मित्रता ही चाहते हैं, सभी से अधीनता स्वीकार करा ली तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इस मित्रता को किस में बदल दिया जाए? रिश्तेदारी में। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो ऐसा? क्या उन्होंने सेल्यूकस निकटर कहता है कि मैंने आप जैसा महान वीर योद्धा कहीं नहीं देखा, और आप जैसे योद्धा के साथ में अगर हमारे वैवाहिक संबंध हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या कहना चाहते हो, खुलकर कहो आप। उन्होंने कहा कि मेरी एक पुत्री है और मैं अपनी पुत्री की शादी आपसे करना चाहता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने क्या कहा? आनंद हो गए, ठीक है, ये चीज़ है। तो उन्होंने न्योता स्वीकार किया भैया, और इसी मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दिया गया। और अब भैया क्या कहते हैं कि एक इतिहास में ये भी आता है कि सेल्यूकस निकटर ने दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान तो हमने वैसे ही ले लिया था, ठीक है। दूसरी बात है, फिर हमने क्या किया भैया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि आप हाथियों से डर गए थे, तो भैया उन्होंने हाथी भेंट किए थे और फिर सोना चांदी वगैरह मतलब उनको दी थी। तो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा भैया ढंग से इनको खाना पिलाना, ये थोड़ा नहीं खाते हैं, बहुत खाते हैं, ठीक है, ये बात है। तो अब देखो बच्चों, आगे बात करते हैं अपन। अब चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब इतना शानदार उनका जो मैनेजमेंट था कि इतनी बड़ी विशाल सेना होते हुए भी हम युद्ध में नहीं डट पाए, इसके पीछे कारण क्या है? उसी कारण को जानने के लिए भैया सेल्यूकस निकटर ने एक राजदूत को भेजा, और उस व्यक्ति का नाम था मेगास्थनीस। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन ये है कि भारत में आने वाला पहला विदेशी यात्री, ठीक है, तो भारत में आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीस। और मेगास्थनीस किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, ठीक है भैया। और भैया मेगास्थनीस किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकटर कौन था? सिकंदर का सेनापति भैया। अब देखो भैया, और वहां पर आया कौन भैया? मेगास्थनीस यहां पर आया। और मेगास्थनीस ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। इंडिका के अंदर हमें सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्या जिस हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य जब क्या नगरी का भ्रमण के लिए वे जाते थे, या फिर कोई प्रोग्राम होता था, ठीक है, नगरी के अंदर, तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य भी तो जाते थे, ठीक है, वहां पर जाता था भैया चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य जब जाते थे कहां पर? नगरी भ्रमण के दौरान, तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी भैया होती है। तो चाणक्य जी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते थे। उनके भैया जेड सिक्योरिटी की बात करें, 3 लेयर होती थी, शस्त्रों से सज्जित सैनिक होते थे, 2 लेयर महिलाओं की, बीच में 1 पुरुषों की। इस हिसाब से कोई महिला के वेश में आक्रमण करे तो भैया पहली पंक्ति तो कोई बात नहीं, दूसरी पंक्ति रोक ली, नहीं तो फिर तीसरी पंक्ति तो है ही, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे देखो भैया, अब अगर अपन बात करते हैं आगे क्या होता है, ये तो युद्ध हो गया था, आगे बढ़ते हैं। देखो मगध क्षेत्र के अंदर अकाल पड़ना शुरू हो गया। और अकाल देखो भाइयों, अकाल 2 साल पड़े, 3 साल पड़े, 4 साल, 5 साल, ये अकाल है कि लंबे टाइम तक ये अकाल बारिश हो ही नहीं रही थी। तभी भी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? एक धार्मिक सम्मेलन, मतलब तो सभी धर्मगुरुओं को बुलाया, कहा कि आप आइए। तो अब उनसे पूछा कि हमारी नगरी के अंदर ये बारिश क्यों नहीं हो रही है, ये बताइए आप। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की बात सुनकर जो अलग अलग धर्म को मानने वाले आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि राजा जी बारिश तब होगी तो आप क्या करवाओ कि आप धार्मिक जो अपने रामायण का पाठ कराओ, वेदों का पाठ करवाओ, श्रीमद् भागवत बनाओ,
भूमिया जी ने मनाओ, ठीक है। और उसके अलावा गाँव के अंदर क्या करो, पक्षियों को दाना डलवाओ, चारा डलवाओ। उन्होंने कहा सुनो भाइयों, आपकी बात से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जैसा धार्मिक राजा यहाँ पर है ही नहीं। क्यों कि मैं अपनी नगरी के अंदर, मगध जनपद के अंदर है, क्या होते हैं, वेदों का पाठ, श्रीमद् भागवत का क्या होता पाठ होता है भैया, ठीक है, यहाँ पर है। और धार्मिक पर्वत, दूसरी बात है, मैं साधु संतों को खाना खिलाकर ही खाना खाता हूँ, मेरी नगरी में कोई भूखा नहीं रहने देता हूँ मैं। और दूसरी बात है, पशुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, पक्षियों का विशेष ध्यान रखा जाता है, किसी की हत्या नहीं की जाती पशुओं की। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कोई धार्मिक पुण्य काम नहीं करवाता हूँ। दूसरी बात है, क्षेत्रीय देवताओं को भी मनाया जाता है। तो ये कोई बात समझ में नहीं आई। इतने में क्या होता है कि एक व्यक्ति खड़ा होता है। उन्होंने कहा राजा जी डर लगता है। क्या किससे डर लगता है? का आपसे। क्या क्यों? का आप, अगर मैं सच्चाई जो सच्ची बात है वो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन डर ये लगता है कि आप राजा हो, कहीं आपको बात बुरी लग गई तो हमें दंडित करोगे आप। तो उन्होंने कहा कि मेरे नगरी के अंदर किसी भी ब्राह्मण को डरने की बात नहीं है भैया, आप कहिए खुलकर क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा साहब कि आपके गुरु का सपना क्या था? अखंड भारत का निर्माण करना। और आपके गुरु का सपना किसने पूरा, मतलब कौन पूरा करना चाहा? क्या मैं नहीं पूरा, सीधी सी बात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि आपने गुरु के सपने को पूरा करने के लिए क्या किया कि मेरी अपनी विशाल सेना लेकर निकल पड़ा था दूसरे जनपदों को जीतने के लिए। तो एक बताओ, दूसरे जनपदों या दूसरे राजाओं का कोई दोस्त था क्या? आपके साथ कोई भेदभाव था क्या? क्या नहीं। तो फिर अखंड भारत का निर्माण करना, सभी को एक तो करना पड़ेगा। तो एक बताइए, आपने जो युद्ध हुए तो उसके अंदर लोग मरे कि नहीं मरे? क्या लाखों लोग मारे गए, उनकी कोई गलती? क्या नहीं। तो आपने क्या किया है? आपने क्या किया कि साहब मैंने तो फिर बहुत सारे लोगों को मारा। तो उनका पाप किसके माथे लगेगा? क्या मेरे सर माथे। तो आप बताओ, आपके कर्मों के कारण ही क्या हो रहा है? मगध जनपद में बारिश नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, आपने तो आंखें खोल दी। आप महाराज अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो? क्या मैं भद्रबाहु जैन दिगंबर गुरु। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला कि नमस्कार आपको, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो आप ये बताइए कि आपके धर्म में कोई उपचार भी है क्या कि मैंने इतने सारे पाप कर दिए? तो उन्होंने कहा है उपचार। क्या है? कि कोई व्यक्ति जीवन भर कितने ही पाप क्यों ना करे, अगर पापों से प्रायश्चित चाहता है तो जैन धर्म अपनाए। और भैया हमारे धर्म में एक विधि है जिसे संथारा या सलेखना विधि कहते हैं। क्या सर ये संथारा या सलेखना विधि क्या है? देखो भैया, अन्न जल का त्याग कर कर पापों का प्रायश्चित करता हुआ कि हे भगवान मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, मैं उन पापों से प्रायश्चित चाहता हूं। और उपवास करे, अन्न जल का त्याग करते हुए पापों से प्रायश्चित करता हुआ शरीर का त्याग करना कर सकते हो क्या? उन्होंने क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा मैं अपनी नगरी या प्रजा की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर बारिश हो जाएगी, उन्होंने कहा महाराज सब कुछ हो जाएगा। तो देखो भैया, पहले तो कुछ नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपनाया। और धार्मिक गुरु किसे बनाया? भद्रबाहु जी को। और भद्रबाहु जी कौन थे? दिगंबर जैन धर्म गुरु थे। और देखो भैया, और उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा विधि के द्वारा क्या कर दिया? अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कहां पर? श्रवणबेलगोला कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कर्नाटक, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है भैया जैन धर्मों के लिए। आपको पता ही है वहां पर किसकी मूर्ति है? बाहुबली, ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर, ठीक है ना, गोमतेश्वर की मूर्ति या फिर बाहुबली की मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक। और इसका निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के मंत्री चामुंड के द्वारा। वो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया जाता है भैया। ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, संथारा विधि क्या होता है, इसके ऊपर डिबेट भी हुई थी भैया, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर आप किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु वाली बात चल रही थी ना, कि इच्छा मृत्यु अपने राष्ट्रपति के आदेश से होती है। तो उन्होंने कहा था ये इसके ऊपर बैन लगाया जाए। तो इसके ऊपर बात अभी भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये चीज़ है। तो अब देखो समझ में आ गया होगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य के बच्चों मृत्यु हुई थी। अब अपन आगे देखते हैं। हाँ, बारिश वहाँ पर हो गई थी, अकाल की समस्या खत्म हो गई थी। और भैया उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि सामाजिक जीवन की जिम्मेदारी के अपने चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें अपन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग अलग जनपदों को अपने अधीन किया था बच्चों। तो उसने अपने बहुत सारे दुश्मन पाल रखे थे। क्या?
बहुत सारी दुश्मन तो पाल लेते, क्योंकि अलग अलग जनपदों से दुश्मनी तो मोल ले ही ली थी, क्योंकि अखंड भारत का निर्माण करना है, सभी जनपदों को जीतना पड़ेगा। तो सभी जनपदों को जीत नहीं पाए थे चंद्रगुप्त मौर्य, उससे पहले उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तभी उसी दौरान देखो भैया, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास, चाणक्य के पास। चाणक्य जी ने क्या किया भैया, क्या देखो चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे जनपदों पर आक्रमण करेगा, उसी दौरान रास्ते में खाना तो खाएगा, खाना खाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य को कोई मार ना दे जहर देकर खाने में, इसलिए क्या करता था कि भैया चाणक्य जी पर मतलब रोजाना डेली क्या करते थे, दूध में थोड़े जहर की मात्रा मिलाकर देते थे भैया। ये चीज़ है कि वो अपने देखो थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ा दी कि बॉडी उसको सहन कर पाए, अचानक भैया डेथ ना हो जाए कहीं पर, ये चीज़ है। तो ज़्यादा अगर मात्रा मिलाई जाएगी तो वैसे ही पता चल जाएगा खाने में, नॉर्मल मात्रा बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसीलिए चाणक्य क्या करता था, चंद्रगुप्त मौर्य को अपने खाने में थोड़ी जहर की मात्रा मिलाकर देते थे। एक बार की बात है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को शाम को वहाँ पर मतलब एक गिलास के अंदर दूध रखा जाता था, वहाँ पर डेली चंद्रगुप्त मौर्य जी अपने दूध पी लिया करते थे भैया। उनकी पत्नी थी जो क्या थी भैया, प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो उनकी प्रेग्नेंट थी 7वां 8वां महीना जो भी है, तो ये बताया जाता है इतिहास के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य तो कहीं बाहर गए हुए थे और उन्होंने क्या कर लिया, दूध पी लिया। दूध पी लिया तो पीते ही भैया थोड़ी देर के अंदर वो तो काम करेगा अपना। अब क्या हुआ, इतनी हालत हो गई खराब, सूचना मिली किसको, चाणक्य को, कि भैया आइए फटाफट जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी है उनके क्या हो गया कि किसी ने जहर दे दिया है, कुछ खा लिया है, पॉइजन बन चुका है बॉडी के अंदर, और देखा तो भैया मुंह में आ गए झाग, ठीक है, उल्टियों पर उल्टियां, बुरा हाल, और थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाती है, डेथ हो गई। किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी की। अब होता है कि अभी डेथ हो गई, तब देखो क्या होता है कि बच्चा पेट में था। अब कहते हैं कि विश्व मतलब इतिहास का पहला बच्चा जिसे ऑपरेशन द्वारा निकाला गया, तो ऑपरेशन के द्वारा पैदा होने वाला पहला बच्चा कौन था बच्चों, बिंदुसार है। अब देखो उसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, देखो भैया जहर जाएगा बॉडी के अंदर तो साइड इफेक्ट तो करेगा। अब क्या होते हैं, माँ और बेटे का रिलेशन बहुत खतरनाक होता है। माँ क्या करती है भैया, अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद का त्याग कर देती है। देखो जब तक माँ जीवित है ना तब तक मतलब बच्चे के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देती है। सारा जहर का कहाँ पर होता है भैया, अपनी बॉडी पर होता है असर, ठीक है। अब जब माँ मर गई तब क्या हुआ, इसके साइड इफेक्ट बॉडी पर होने शुरू हो गए बच्चे के ऊपर। तब क्या हुआ कि चकते पड़ने स्टार्ट हो गए। उससे पहले क्या ऑपरेशन कर पेट फाड़ कर निकाल लिया बच्चे को, ये हुआ था। तो बॉडी पर चकते बन गए थे। तो अब देखो अपने नॉर्मल गाँव के अंदर करा नहीं, ठीक है, छोटे छोटे निशान हो तो वो क्या बोलांगा वहाँ, बिंदियो करता नाम के पड़ गयो बिंदुसार, ठीक है। तो ये हुआ था। अब बड़ा हुआ तब बोला गया, वो पूछो कर मना बिंदियो क्यों बोलो, और मेरा ये बॉडी पर बिंदु क्या पड़ गया। तो भैया आपस में लड़ाने वाले तो हर जगह रहते हैं। तो कह दिया कि इसने कि तेरी माँ की हत्या किसने की थी, इस चाणक्य ने की थी। चाणक्य किया क्या, दूध में जहर मिला के दे दियो और तेरी माँ पीगी भैया। तो ऐसे तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी। तभी कहा जाता है कि उसके मन में बैठ गई, ठीक है, बड़ो बदलो लेऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य तो सल्ट गए थे। बाद में राजगद्दी किसने संभाली, हाँ, बिंदुसार ने। एक समय की बात है, चाणक्य जी देखो भैया एक छोटी सी घटना आती है, आपको पता होगा मेगास्थनीज, ठीक है ना। जब मेगास्थनीज भारत के अंदर जो आने वाला पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज जो पहली बार जब आए थे ना मगध जनपद पाटलिपुत्र आए थे, तो आते ही सीधे कोई राजा से थोड़ी मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य से, नहीं भैया। तो भैया प्रधान सेनापति से मिलना होता, कोई भी विदेशी राजदूत आता है ना तो मोदी जी थोड़ी मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो होम मिनिस्टर या फिर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उनसे मिलते हैं, मुलाकात होती है। तो उसी प्रकार प्रधान सेनापति कौन थे, चाणक्य जी थे। चाणक्य से जो सैनिक आए उन्होंने क्या कहा कि हमें प्रधान सेनापति जी से मिलना है। कहा चलो जी। सैनिक को किसके पास लेके जा रहे थे, चाणक्य के पास। देखो भैया चाणक्य जी कहाँ रहते थे, उनके अलग ही महल था, ठीक है, और नगरी से बाहर। देखो बच्चों, जो मेगास्थनीज ने सोचा यार कहीं राजा जी के पास भी कोई छोटा महल बना रखा होगा। उन्होंने क्या किया, सैनिक अपने साथ लेके जा रहे थे, उन्होंने नगरी को क्रॉस कर दिया। तो उन्होंने सोचा यार नगरी में भी नहीं है उनका महल, तो प्रधान सेनापति पता नहीं कुछ अलग ही शौक होंगे उनके, नगरी से बाहर कोई महल बना रखे होंगे। नगरी से बहुत सारे दूर निकल गए, खेत आ गए। तो उन्होंने कहा यार क्या बात है, कहाँ रहते हैं, पूछा क्या बस आने वाला है, थोड़ी दूर रुक जाओ। उन्होंने सोचा बहुत बड़े महल होंगे। आगे जाके देखा तो क्या, झोंपड़ी में। उन्होंने कहा यहाँ इतना बड़ा प्रधान सेनापति झोंपड़ी में। फिर सोचा यार कहीं शौक होगा भी यार रहने का, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, तो कोई बात नहीं है। जब मेगास्थनीज पहली बार किससे मिलने जाते हैं, चाणक्य से। और किसका पता लगाने आए थे,
कि उनकी जो पावर इतने पावरफुल है तो इसके पीछे राज क्या है, इसी शक्ति को पहचानने आए थे भैया मेगास्थनीज। और पहली बार मिलने जा रहे हैं अब किससे, चाणक्य से। और चाणक्य जी जो पहली बार मिले तो चाणक्य क्या कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने लाइट जला रखी थी, लाइट मतलब अपने दिया कह दो चाहे चिमनी कह दो टावरों, ठीक है, चिमनी टाइप लगा रखी थी। अब क्या हुआ कि पहले उनकी सूचना मिली, सैनिक बोला कि महाराज कि कोई मेगास्थनीज आए हैं, मेगास्थनीज नाम है इनका, सेल्यूकस निकटर ने अपना राजदूत भेजा है तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक आप भेजो उनको। तो क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो उन्होंने एक दिया था या चिमनी टाइप, उनको दूसरी को जलाया और पहले वाली जल रखी थी उसको बंद किया। तो मेगास्थनीज वहाँ आ गए थे। मेगास्थनीज ने पूछा, नमस्कार किया और बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरे मन में यही है कि आपने इस दीपक को तो बंद किया है और दूसरे को जलाया, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो उन्होंने कहा देखो, जब आप आए थे ना, आपके आने से पहले मैं कोई काम कर रहा था। वो काम क्या था, नगरी का, राज्य का काम था। तो उस काम के अंदर जितना भी खर्चा लग रहा था ना, वो राज्य का खर्चा लग रहा था, मैं राज्य का काम कर रहा था। और अब आप मेरे पर्सनली मुझसे मिलने आए हो तो अपर जो अब खर्चा लगेगा तो राज्य का थोड़ी लगेगा, अब तो मेरा लगेगा। तो इसलिए वो दीपक के अंदर तेल था ना, वो राज दरबार से आता था। अब आप मेरे से पर्सनली मिलने आए हो तो अब क्या हुआ, ये दीपक बंद किया। तो उन्होंने हाथ जोड़े, कहा जब उनके प्रधान सेनापति की सोच अगर ऐसी है तो उनको कोई नहीं रोक सकता विश्व में भैया। तो ऐसे थे भैया, और उनके गदगद हो गए थे मेगास्थनीज भी। तो बहुत टाइम तक यहीं रहे थे वो, ठीक है। और उन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका, अपने बहुत सारी जानकारी मिलती है। और क्वेश्चन आता है कि इंडिका पुस्तक का विरोध किसने किया था। एक पुस्तक है बच्चों, और उस पुस्तक का नाम है द नेचुरल हिस्ट्री, द नेचुरल हिस्ट्री। और द नेचुरल हिस्ट्री के राइटर कौन है, प्लिनी जी। और प्लिनी जी ने कहा था कि भैया अपने मेगास्थनीज यहाँ की क्षेत्रीय भाषा को कैसे जानते थे। हाँ, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। तो इन आपस में विरोधाभास तो चलते ही रहते हैं। द नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, प्लिनी जी के द्वारा की गई थी। ये है बच्चों किसका इतिहास है, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो अब देखो भैया, ये आपको वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप पहले तो कमेंट करके बताएं और शेयर करें, ठीक है। हाँ।